नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। 76 वर्ष के हैं नंदन सिंह मेहरा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि अपनी नातिनी का एडमिशन कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। सोनी मेहरा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में उन्होंने अभी एडमिशन लिया है और उनके साथ में यहाँ पे आए हैं। तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि दादाजी अपनी पोती को लेकर एडमिशन कराने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगा कि ये बहुत ही एक सुंदर पल है, इसे जरूर हमें कुछ बातचीत के जरिए कैद करना चाहिए। तो नंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो में। बहुत धन्यवाद साहब जी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी पोती का एडमिशन कराने के लिए लाए हैं और विश्वविद्यालय में खुद आप चल के आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। और काफी स्टूडेंट अभी यहाँ से पढ़ रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा का ये माध्यम है, बच्चे अपना साथ में तैयारी कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकता है, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं ना, मुक्त विश्वविद्यालय को आप कब से जानते हैं और क्या सोचते हैं आप मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में? आने वाले समय में आपको लगता है कि ये इस तरह के विश्वविद्यालय ही चलेंगे? ऐसा है कि आने वाले समय में हो सकता है आप लोग जैसे चल रहे हैं इसी तरह चलते हैं और भी ज्यादा तरक्की करेंगे आप लोग जी। कि आप जो पहले वहाँ पर जो है, पहले ऊंचा पुल में थे आप लोग, उसमें प्राइवेट में थे, अभी तो यहाँ जो है अपना खुल गया अपना। यहाँ कैंटीन जो है, पहले जो नई नई कैंटीन थी उसका जो है वो हुआ था, खाना बनाने वाला का वो जी, उसमें इसका पिता का नाम आया था। जी, मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जब ऊंचा पुल में जब किराए के भवन में था तो कैंटीन का जो काम देखते थे वो सोनी मेहरा जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके पिताजी ही कैंटीन का काम देखते थे, यानी कि नंदन सिंह मेहरा जी के बेटे ही देखते थे। आपकी फैमिली जो है विश्वविद्यालय से शुरुआत से जुड़ी हुई है जी। तो आपने तब से विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। आज आप अपनी बिल्डिंग में विश्वविद्यालय को देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे बहुत खुशी हुई है जी। वहाँ प्राइवेट थे, यहाँ अपने पाँव पर खड़े हैं जी। ये तो है, आगे वो तरक्की और हो जाए तो हमारे बच्चों को और सुविधा मिले जी। तब आपकी पोती छोटी रही होगी, काफी छोटी थी बिल्कुल जी, अब विश्वविद्यालय वाली हो गई है। तो आप एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे आए। अब तो ऑनलाइन एडमिशन चल गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ पर आके या एडमिशन हो गया आसानी से? हमें कोई दिक्कत नहीं, भगवान के सब ठीक हो गया जी। अभी एडमिशन हो गया। कितनी पोतियां हैं आपकी? मेरी 4 पोतियां हैं। 4 पोतियां? वैसे मेरी पोतियां हैं 7 जी। 7 पोतियां हैं, क्यों 3 लड़के हैं। हाँ। दोनों की 2 हैं, एक की 4 है, उन दोनों की 1 है। अच्छा, तो कुल मिला के 7 पोतियां आपकी हैं। कैसा लगता है अब आने वाला समय? तो अब वो समय नहीं रहा कि बेटे के इंतजार में बेटियां होते रहेंगी और खूब सारे बच्चे होते थे। आज के समय में 2 बेटियां हो जाएं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें नहीं चाहिए। तो समय जो बदला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? समय बदला है, उसके अनुसार तो अब जो है जैसे समय बदला वैसे तो हर चीज बदल गया। आपको अपनी सोच भी वैसे बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है उसको थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसा समय नहीं देखा है। अपनी सोच तो बदल जाएगी सवारी में, जहाँ बच्चों की सोच बदली वहाँ अपनी सोच बदली। बिल्कुल। पहले जो इतना पढ़ाई का ध्यान नहीं था, अब तो लोगों का हर समय में पढ़ाई का ध्यान देखना, वहीं खाना पीना हो नहीं, बच्चों को पका देखना, बिल्कुल उनको पढ़ाना पीना दिखाना जरूरी है जी। पहले का जमाना अनपढ़ था, उसमें इतना ध्यान नहीं देते पढ़ाई में। तब लगता था कि बेटियां बोझ हैं, कहाँ इनकी शादी, पैसा इसमें दहेज में खर्च अभी ऐसा कोई नहीं, बोझ का कोई सवाल नहीं। जो लड़कियां अपने पाँव में खड़े रहते हैं, बोझ का कोई सवाल नहीं। बिल्कुल। जमाना जो है अच्छा आ गया है वैसे देखा जाए जी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए मेहनत का कुछ नहीं होगा जी। जब मेहनत करेंगे तो अपने पाँव में खड़े तब होंगे हम। अब हमने एडमिशन ले लिया, हम जो है बैठे रहेंगे, कैसे काम होगा? पढ़ाई करना हमारा काम है। बिल्कुल। जब पढ़ाई करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे हम जी। तो हम दूसरे सारे कब तक रहेंगे? नंदन जी, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं तो कोई खाई नहीं पढ़ा मैडम। बताइए, आपके समय का तो अगर 1 दर्जा भी आप पास होंगे तब भी बहुत मायने रखता था। 8 तक पढ़ा था मैं। अच्छा, 8वीं तक आप गए हैं, तो 8वीं तो बहुत बड़ी तालीम हुई उस वक्त की। उस समय का था भी, अभी तो जी। कहाँ से आप पढ़े हैं? आपका गाँव कहाँ है? मेरा गांव है रानीखेत पड़ता है, जैसे हमारी तहसील रानीखेत पड़ती है जी। शेर पड़ता है, विद्यापीठ शेर जी। फल्लाकोट विद्यापीठ शेर हमारा स्कूल है, अभी भी है। तो वहीं से आपने स्कूल पढ़ा? वहीं से स्कूल पढ़ा। 8वीं तक आप गए लगातार? पहले वहाँ से नीचे गांव में जहाँ पहले प्राइवेट स्कूल थे, वो प्राइमरी स्कूल थे 5 तक, फिर उसके बाद आगे स्कूल थे, मिडिल स्कूल। फिर जो है शेर में गए हम लोग। प्राइमरी स्कूल तो हमारे गाँव के पास नजदीक था। अच्छा, उसके लिए आपको कितना दूर जाना पड़ा
मेडिकल के जाना पड़े हमको जो है 5 किलोमीटर लगभग। 5 किलोमीटर डेली अप डाउन। डेली अप डाउन। कैसा माहौल था पढ़ाई का उस वक्त? टीचर कितना सख्त हुआ करते थे? टीचर तो काफी सख्त होते थे, लेकिन हम लोग जो है खुद उसमें ध्यान नहीं देते थे ना पढ़ाई में। अच्छा। पढ़ाई में कोई भी लड़का इतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि दूसरा इसका जो संगत का असर पड़ता है। साथ वाले बच्चे भी खेलते तो हम भी खेल देते हैं, क्या करना पढ़ाई के। किस तरह के खेल होते थे इतने बड़े में? कुछ नहीं सर, यही है, कभी कबड्डी खेलना, कभी कुछ खेलना, कभी गुल्ली डंडा खेल लो, कभी गुल्ली डंडा खेलना, कभी अंटी खेल ली। वही है। अंटी का मैं तो नहीं खेली, खेलते थे मेरे साथ। अच्छा। मैंने अंटी और जुआ के नाम पे हम कभी गए नहीं। अच्छा। लेकिन मैं जो है बच्चों के साथ जाता था, तो खेलने में इतना दिलचस्पी नहीं थी मेरी। जी, तो आपको लगता है कि उसमें अगर थोड़ा सीरियसली पढ़ा होता, हाँ, तो कहीं अच्छी नौकरी में अच्छी नौकरी में। जी। अच्छा। तो आप आर्मी से सेवानिवृत्त हैं, 2 बार आपने आर्मी की नौकरी की है। कब आप लग गए थे शुरुआत में? कहाँ आपकी पहली पोस्टिंग लगी? 66 में। 66 में आपका पहला था? पहला था कुमाऊं रानीखेत। तो आप कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक थे। कहाँ कहाँ आप रहे? कौन कौन सी लड़ाइयों में आपने भागीदारी की? 1 साल तो जो है रानीखेत कुमाऊं सेंटर में ही रहे। फिर उसके बाद गए 67 में श्रीनगर में 2 साल रहे। कबवाड़ा में हमारा बेस था, हम पलटना आगे थी हमारी। उसके बाद फिर हमारी पलटना वहीं चले गई सिकंदराबाद चले गए। सिकंदराबाद 1-2 साल वहाँ किया, वहाँ से फिर चले गए मिलिट्री पुलिस में, वैकेंसी आ गई तो कुमाऊं वाले ने वहाँ भेज दिया। उसमें यह था कि जिसने सेकंड किया, पर उसमें इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, खासतौर पर हाई स्कूल बहुत कम होते थे। जिसने सेकंड कर लिया उसका डिमांड आ गई थी मिलिट्री पुलिस में। अच्छा। तो कुमाऊं वाले ने मिलिट्री पुलिस में भेज दिया। अच्छा। तो 1 साल जो है मिलिट्री पुलिस में फैजाबाद में, वहाँ सेंटर हमारा CMP का पहले वहाँ था, तो एक साल वहाँ ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद वहाँ से हमको फिर जब पोस्टिंग भेज दिया, फिर मैं चले गया सिलीगुड़ी में, 102 कॉमन जोन थी, वहाँ पर नौकरी किया। अच्छा। 3 साल। फिर 3 साल के बाद जो है जम्मू चले गया, अखनूर के पास। अखनूर के पास फिर यहाँ चले गया सागर से पेंशन आ गया। अच्छा। 15 साल में पेंशन आ गया, वॉलंटियर पेंशन आ गया। अच्छा, वॉलंटियर आ गए थे। हाँ। तब फिर ये दूसरी नौकरी वाला चलन तब हो गया था शुरुआत? हाँ, उसमें हमारे यहाँ भर्ती होने के बाद। अच्छा। जैसे हम भर्ती हुए थे वैसे फिर भूतपूर्व सैनिकों ने जगह रैलियां शुरू कर दी थी, हमें जगह चाहिए, नौकरी चाहिए। तो उस समय DSC की वैकेंसी इतनी बहुत ज्यादा थी, DSC में भर्ती बहुत कम थी। तो मौका मिल गया, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है इनको जगह दे दो, तो DSC में भर्ती कर दे, खुल गया, रैली खुल गई। अच्छा। जो जिस रैंक से आया था उसी रैंक लिया गया, और हम लोग जो जूनियर बढ़ गए, जूनियर रह गए। अच्छा। तो हमारे से आने वाले जो सीनियर हो गए, जो नैक से आया तो नैक ही, हौलदार से आया तो हौलदार ही में। तो वहाँ पर आपने किस तरह की नौकरी की फिर DSC में? DSC में वही नौकरी होती है जो DSC की नौकरी होती है, गार्ड वाली। गार्ड वाली होती है? कौन सी गार्ड वाली? अच्छा, तो कहीं भी भारत सरकार के किसी भी संस्थान में घर है, जो भी जहाँ भी गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ हमारी ड्यूटी होती है। अच्छा। DSC जो है 3 फोर्स में जाती है, आर्मी में जाती है और एयरफोर्स में जाती है, नेवी में जाती है। अच्छा। तीनों उसमें जो है जी सेनाओं में जाती है DSC। अब तो DSC का काफी चलन बढ़ गया, अब तो लोग एकदम से जल्दी रिटायरमेंट लेकर दूसरी नौकरी कर ले रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इससे बेरोजगारी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पेंशन धारी हैं। तो बेरोजगारी तो जो है, बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जगह जगह पर इतनी सरकारी नौकरी है नहीं। दूसरा एक समस्या और हो गई ना, सरकारी नौकरी होने में जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तो हम लोग सोचते हैं जो काम कर लेते हैं। नौकरी लगने के बाद 1-2 साल बाद हम लोग काम खुद नहीं करते हैं, फिर वो उनकी यूनियन खड़ी हो जाती है, फिर जो है काम कराने वाला दुखी हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है उसको तोड़ करके सिविल में दे दिया, जैसे MS है उनका ठेका सिविल में दे दिया। अच्छा। बेरोजगारी जो है अपने हाथ से हमने खुद बढ़ाई। नौकरी पर हम हैं तो हम अपनी ड्यूटी खुद नहीं समझते हैं। जब मैं यहाँ पर ठीक है चौकीदारी करता हूँ या इलेक्ट्रिशियन में काम करता हूँ तो अपना काम पूरा करूँ ना मैं। बिल्कुल। 8 घंटा मेरी ड्यूटी है, कम से कम 8 घंटा नहीं करते हो तो 6 घंटा कम से कम काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो उतना भी काम नहीं करते हैं, और आए हाजिरी लग गई, बस
जो फॉल्ट है फॉल्ट पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदन जी, कैसा वक्त था आपका? कुछ अगर यादें पुरानी अगर हम कहें कि आप कहें। जी हमारे उसमें तो जो है कुछ 100% नहीं हो तो 50% ये थे अपने जो है उसके लिए काम करते थे कि हम किस लिए हैं, किस लिए हम भर्ती हुए, किसकी रोटी खा रहे हैं, उसका अहम था हमको। मतलब झूठ मक्कारी ये सब चीजें बहुत कम इक्का दुक्का लोग मिलते थे। ऐसा इतना काम चोरी करने वाले बड़े ईमानदार और मेहनती लोग हुआ करते थे। इतना चालाकी नहीं थी उस समय, क्योंकि वो एक अनपढ़ लोग थे ज्यादातर, खासतौर पर इतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज के जमाने में क्या है, अब यहाँ बैठे बैठे हैं लोग ज्यादा परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, यहीं से बोलेंगे बोला ठीक है रेंज बढ़ा दो, आगे फायर कर दो बैठे बैठे। अरे ऐसा नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पहाड़ी में चढ़ो, वहां जाके फोन करो कितना रेंज है क्या है, बोला यहाँ तो बैठे बैठे बोल रहे हैं, बोला ठीक है फायर करने वाले में बोला ठीक है रेंज बढ़ा दो, आगे फायर कर दो। तो फायर तो हवा में जा रहा, तो मेहनत करना नहीं चाहते ना कोई भी हो। तो वो बात होगी ना कि मेहनत पसीना अगर आपने बहाया है तो खून आपको नहीं बहाना पड़ेगा। नहीं बहाना पड़ेगा। तो पसीना बहाने में आपका कहना है कि कमी आ गई है, बहुत ही ज्यादा कमी। यहाँ तक कि है मेहनत करना कोई चाहता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो नंदन जी, आपकी बेटी आपकी पोती अभी यहाँ से BSc अब दाखिला ले रही है और नीट की तैयारी कर रही है, कैसा लगता है आपको अगर कल के दिन डॉक्टर बनेगी? देखो बहन जी ये तो ऊपर वाली देन है, लेकिन आप लोग जैसे आप लोगों का सहारा मिलता रहे तो हो सकता है कल को ये भी कहीं लग जाए जी जी, या अपने कार्य में सफल हो जाए। बिल्कुल, और सफल तभी होगी, तो इनको भी बोलता हूँ सफल तभी होगी आपको जो है। विद्यार्थी को आराम हराम है, अभी बोलता हूँ इनको मैं, विद्यार्थी को आराम हराम है। जिसने आराम किया उसमें जन्म भर रोते रहा, और जिसने मेहनत की जो है अपना जो मेहनत करेगा वो सफल मिलेगा। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं जी, मैं तो ये बोलता हूँ मैंने जी कोई बच्चे को। तो सोनी, आपको कैसा लगता है दादाजी जब सीख देते हैं तो लगता है कि क्या लेकर बैठ गए भाषण, या फिर थोड़ा सा उस पर अमल करते हो? जी ऐसा नहीं है, मतलब हमको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है इनके जो ये मतलब सीख देते हैं हमें। जी जी, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन होता है कि आगे कुछ करें करके। जी जी जी। तो नीट की तैयारी का कैसे सोचा, कब ख्याल आया कि नीट भी एग्जाम है कोई, और कहाँ से एक प्लान बना लिया था कि इस पेशे में जाना है? ये मेरे को पहले से ही चॉइस थी कि मैं बायो लूं, और बायो मतलब ये मेडिकल कोर्सेज के ही मतलब उसमें ही आगे बढ़ूं। जी, ये पहले से ही मतलब वो थी मेरी। जी जी, मतलब पहले से ही मतलब मैंने मन बना लिया था। जी, तो सरस्वती एकेडमी से आपने इस साल इंटर किया है, अभी पास आउट आप होंगे? मतलब 1 ईयर ड्रॉप किया। अच्छा, 1 साल ड्रॉप किया, तैयारी आप कर रहे थे। तो कहीं कोचिंग भी ज्वाइन की या घर पे तैयारी कर? कोचिंग की थी, लेकिन बीच में लॉकडाउन लग गया तो फिर छोड़ दी थी। ओके, मतलब ऑफलाइन कोचिंग की आपने हल्द्वानी शहर में की? जी। आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही है, क्या कोई ऐसा अटेंड किया आपने, ज्वाइन किया? ऑनलाइन नहीं किया, खाली वो ऑनलाइन मतलब ये नेट पे क्लासेस दी थी। अच्छा, तो कितना कठिन लग रहा है कि निकल जाओगी या बहुत तैयारी की जरूरत है? कठिन नहीं, थोड़ी मेहनत कम थी। अच्छा, बस ये अब मेहनत करेंगे तो क्या पता। जी, तो परिवार में आप सबसे बड़े हो, अपने बहनों में छोटी 3 बहनें हैं, तो मिसाल तुमने ही बनना है। क्या लगता है कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां हैं? ऐसा तो नहीं है छोटों के लिए, क्योंकि बड़ी बहन हो, छोटी भी 3 बहनें हैं, घर में एक ही प्रेशर भी होगा कि भाई नहीं है तो बहनों को ही कुछ कर दिखाना है। अक्सर होता है कि जिन परिवारों में बहनें होती हैं बहुत कुछ करती हैं बहनें, कोई टीचर है, कोई अलग अलग पेशों में भी जाती हैं और बहुत अच्छा करती हैं, ऐसा मैंने देखा है अक्सर। तो आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ हम भी करेंगे? जी, कोशिश तो रहेगी जी। अपनी तो यहाँ विश्वविद्यालय में दादाजी के साथ आप आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि अक्सर लोग या तो अकेले आते हैं या दोस्तों के साथ आते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कोई भाई आता है साथ में। आप दादाजी के साथ आई हैं, और आज के दौर में ऐसे दादाजी के साथ आना मतलब बहुत कम किस्से सुनने को मिलते हैं। आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी कि यहाँ मैं अपने दादाजी के साथ आई हूँ। जी जी। तो सोनी, आप बहुत मेहनत करें और अच्छे से यहाँ से पढ़ाई करें, विश्वविद्यालय ओपन विश्वविद्यालय से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। नंदन जी, कुछ कहना चाहेंगे हमारे हल्द्वानी के श्रोताओं के लिए जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हल्द्वानी शहर जो एकदम तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पे सारा पहाड़ एक तरह से आ गया है, तो कंफर्टेबल लग रहा है हल्द्वानी? बुजुर्ग लोगों के लिए सुविधाजनक है? अभी तो ऐसा मैडम, जहाँ जाते हैं ठीक है, सुविधा की ऐसी बात नहीं, पहाड़ की वजह से यहाँ काफी ठीक है होने में, लेकिन यहाँ इतना है थोड़ा, हल्द्वानी जो है शहर और गांव का अंतर होता है। यहाँ जो भी सामान मिलता है तो मिल जाता है, उपलब्ध हो जाती हैं।
पहाड़ में अस्पताल एकदम कुछ दिक्कत हुई तो दौड़ो अस्पताल पहुंच जाओ। अस्पताल, हाँ, ये तो सुविधा है यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ में इतना वो नहीं है। बिल्कुल। और वहाँ तो अगर बीमार भी हो गए तो काफी लंबा समय जाएगा, या पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी का साधन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पर ये है कि अभी जो दूर दराज के इलाके हैं थोड़ा वो अभी उतना विकसित नहीं हुए, तो थोड़ा गांव का माहौल भी बना हुआ है, खेत भी हैं, थोड़ा खेती भी कर रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा पहाड़ी और शहरी दोनों मिक्सअप कल्चर भी है। ऐसा है कि अब जो गांव वाले गांव के शहर में गांव वालों को अपना मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल। जो करते हैं गांव से जो हल्द्वानी भी आ गए हैं उन्होंने अपनी परंपराएं छोड़ी नहीं है अभी। आस पड़ोस में अपनी बिरादरी एक डेवलप कर ली है, नई बिरादरी, और बड़े अच्छे से गांव की तरह से भी रह रहे हैं यहाँ पर। गांव की तरह मिलके रहते हैं यहाँ तो, जैसा अपना गांव हो वैसे अपने बस नए लोग आ गए हैं, अलग अलग जाति के लोग आ गए हैं, लेकिन है अपनी बिरादरी। अपनी बिरादरी तो है ही। बिल्कुल। हम जब हम यहाँ पर हैं तो हम कुमाऊनी एक ही तो हैं, कोई कहीं का है कोई कहीं का है। बिल्कुल। है तो हम एक ही। तीज त्योहार सब में जो है वो साझे रूप में तीर्थ है, बोल है, चाल है, रीति रिवाज जो भी है, हमारे कुमाऊं का एक ही तो है। जी जी जी। ये तो सिर्फ हम जगह रहते हैं तो वहाँ का रहता हूँ, आप वहाँ रहते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। बिल्कुल। ये तो संसारी चीजें हैं। नंदन जी, आप गाना भी गाते थे कुछ पहले से बचपन में? कोई गाने मने पुराने अगर याद हो कोई तो? मैं गाना कभी नहीं गाया। अच्छा, नहीं गाया। अच्छा, हाँ। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे हल्द्वानी रेडियो की आपने शान बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सब जी आपका। जी सोनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अब यहाँ आके आपको इतना मौका तो दिया हमको। जी बिल्कुल। ये रेडियो जो है वो सामुदायिक रेडियो है, ये आप ही लोगों का रेडियो है कि तमाम कुमाऊं के तमाम अंचलों से जो लोग यहाँ पर आ रखे हैं वो अपनी बोली भाषा में यहाँ पर आके बात करें, अपने गाने सुनाएं, अपने रीति रिवाजों के बारे में बताएं, ताकि अगली पीढ़ी तक भी वो ट्रांसफर हो। तो ये रेडियो इसी के लिए है। तो हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग यहाँ पर आए, आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप कभी यहाँ पर आएंगे। सर, हम तो ऐसा कई मौका मिलेगा पक्का आएंगे। और अब जहाँ तक हम ये बोलते हैं अपनी भाषा में बात करो। बिल्कुल। जहाँ जब हिंदी में नहीं, अपनी भाषा में बात अपनी भाषा में बुलाओ, अपनी भाषा का जीवित धरो। हमें जानो कि हमारा पहाड़ है, हमारा पहाड़ जाने मिलता है, अपनी बात बात करो। बिल्कुल। तो दुनिया संसार में जो अपना जो मिलता है अपनी भाषा बात करते हैं। बिल्कुल। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। हम तो अब हिंदी में ही बोलना पसंद नहीं करते, कहाँ तो कुमाऊनी में करेंगे, है ना। अभी कल ही हिंदी दिवस गया तो खूब सारी बातें इस मौके पर हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम और हमारे साथ मौजूद थे नंदन सिंह मेहरा जी। आपको उम्मीद करती हूँ कि बातचीत पसंद आई होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।